नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। ये वीडियो है अपना फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज नीट 2025 का ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। Here comes question number 1. The ratio of escape velocity of Earth VE to the escape velocity at a planet VP whose radius and mean density are twice as that of Earth. ये 2016 का नीट का POQ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, रेडियस अर्थ के रेडियस के 2 गुना है, डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी का 2 गुना है। तो अगर अर्थ का रेडियस RE है, ठीक है, तो इस प्लैनेट का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना RP, मतलब रेडियस ऑफ अनदर प्लैनेट कितना हो जाएगा, अर्थ के रेडियस का 2 गुना। वैसे ही डेंसिटी अगर अर्थ का ρE है तो इस प्लैनेट का क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना, ठीक है। तो आपने को निकालना क्या है, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो। पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V = 2gm अपन r का √, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच में दिया हुआ है, रेडियस एंड डेंसिटी के बीच में। यहाँ पे मास को हम डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मास क्या है, डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास क्या है, डेंसिटी टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे 2g मास क्या हो जाएगा अपन r, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 बाय r³ इंटू डेंसिटी रो, ठीक है। तो यहाँ पे r कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया, r² को बाहर ले लेते हैं। r² क्या आ जाएगा बाहर, r, अंदर क्या रह गया, 4 × 2 8/g/3 रो का √। ये आ गया अपना एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे 8πg/3 का √, क्या है, कांस्टेंट है दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है। 8π/3 ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो सभी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बाकी वेरिएबल क्या रह गया, रेडियस, डेंसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ द प्लैनेट, देन डेंसिटी ऑफ अर्थ अपन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट का √, क्यों यहाँ पे √, है, ठीक है। देन रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, RE है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या है, 2RE, रिलेशन दिया हुआ है। वैसे ही डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है, ρE, डेंसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट क्या है, 2ρE, अर्थ के डेंसिटी का 2 गुना, ठीक है। इसके ऊपर √। तो ये कितना आ गया, RE/2RE, ये आ गया कितना, 1/2 इंटू ये कितना आ गया, 1/2 का √, मतलब 1/√2। तो टोटल कितना आ गया, 1/2√2। तो अपना रेशियो क्या आ गया, इसके वेलोसिटी क्या, 1/2√2। ये 2016 नीट का POQ है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 2. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light can escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अर्थ का रेडियस कितना कंप्रेस होगा तब वो ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में क्या दिया हुआ है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि लाइट इससे एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल को कंपेयर करते हैं किससे, लाइट के वेलोसिटी से। फिर उससे हम रेडियस निकालते हैं किसका, ब्लैक होल का, उसको अर्थ के रेडियस से कंपेयर करते हैं कि कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल इक्वल टू क्या है, लाइट का वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2gm अपन r का √, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइट का वेलोसिटी। देन इसको यहाँ ला के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 2gm अपन r = c²। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2
Gm/c²। ये क्या होगा? ब्लैक होल का रेडियस। तो अर्थ का रेडियस कितना होगा कंप्रेस करने के बाद जब वो ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ के मास को पुट करते हैं, देन जी के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ क्या है 5.98 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अपन किसका लाइट का वेलोसिटी का स्क्वायर, लाइट का वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ कर लेते हैं, कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 5.98 को 6 कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये रफली 6 है, ठीक है। तो 6 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह गया 2, ठीक है। ये 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 2.2, इसको भी रफली 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 8 है, ये 8 16 हो गया। ये यहाँ पे कितना रह गया 8 -11 से 8, तो कितना रह गया 10⁻³ यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 2.22 कितना आ गया 8.8 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको रफली काउंट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 8.8 को 10 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻², ये 10 हो गया, तो ये कितना आएगा 10⁻²। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो कितना रेडियस होगा अर्थ का जब वो ब्लैक होल बनेगा, कंप्रेस कितना कंप्रेस करेगा 10⁻² मीटर, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। ये 2014 का PIQ है नीट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. A planet is revolving around the sun in an elliptical orbit. Its closest distance from sun is r min, farthest distance is r max. If the orbital angular velocity of the planet when it is nearest to the sun is omega, then find the orbital angular velocity at the farthest distance from sun. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे प्लैनेट है, जब अर्थ ये अगर सन है तो इसके चारों तरफ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा है, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी। तो फार्थेस्ट डिस्टेंस जब यहाँ पे है तो यहाँ पे अपने को ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस को क्या दिया हुआ है आर मीन, इसको मैंने r1 लिख लिया है। फार्थेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है आर मैक्स, इसको मैंने r2 लिखा है, ठीक है, ताकि आसानी हो एक्सप्लेनेशन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कंजर्व होगा, आज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है L = I⍵, ठीक है। कंजर्व का मतलब क्या, फारदेस्ट पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा नियरेस्ट पे भी वही एंगुलर मोमेंटम होगा। तो नियरेस्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा I1 ω1, फारदेस्ट के लिए I2 ω2, ठीक है। इसको फर्दर डिराइव करते हैं, I का क्या हो जाएगा mr², m1 r1² ω1, ये कितना हो जाएगा r2 m2 r2² ω2। अपने को निकालना क्या है ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, क्या है फारदेस्ट डिस्टेंस पे क्या होगा ω2 इक्वल टू दोनों में मास क्या होगा सेम होगा, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी कितना रहा r1² अपन r2² ω1 इंटू r1² अपन r2²। ω1 क्या है ओमेगा, r1 क्या है
क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आर मीन, ये क्या है R2, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, फारदेस्ट डिस्टेंस पे, तो क्या आ जाएगा आर मैक्स, आर मीन का स्क्वायर अपन आर मैक्स का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी एट द फारदेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक नीट का POQ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 4. The Earth revolves around the Sun with an angular velocity of 2 into 10 to the power minus 7 rad per second in a circular orbit of radius 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर. The force exerted by the Sun on the Earth in Newton. ठीक है, यहाँ पे ये सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सन अर्थ पे कौन सा फोर्स डालेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस पे कौन सा फोर्स डालेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू mr²। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mr²। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है अर्थ का, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू रेडियस क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, न्यूटन में निकालना है फोर्स, दिया क्या है किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दिया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये 6 इंटू 1.5 को इधर ले आते हैं, कितना आ गया 1.5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इनको इस तरफ ले आते हैं, 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 कितना आ गया -14। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 15 4 जा 60, 60 इंटू 6 कितना आ गया 360, यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये कितना आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर ये 24, ये 14 से 11 का -13, ये लगा 21, 36 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया अपना फोर्स जो सब अर्थ पे एग्जिट करेगा। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 5. The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on planet B? ठीक है, तो दिया क्या हुआ है, acceleration due to gravity planet A पे कितना है 9 times of acceleration due to gravity on planet B। ठीक है, अगर acceleration due to gravity on planet B को हम G कंसीडर करते हैं, तो acceleration due to gravity planet A पे कितना होगा 9 times of एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी। ठीक है, ये जी है तो ये 9g हो गया। तो प्लैनेट ए पे कितना जंप किया 2 मीटर, एच ए कितना आ गया 2 मीटर। निकालना क्या है, सेम पर्सन जब ऊपर कूदेगा तो प्लैनेट बी पे कितना जाएगा हाइट। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। ठीक है, तो एच ए अपन एच बी डालते हैं वैल्यू, यू स्क्वायर अपन 2g की जगह पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 9g आ जाएगा, यू स्क्वायर अपन 2 इंटू यहाँ पे
कितना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट बी पे जी? दोनों प्लैनेट ए और बी पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, तो यूज कर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टू कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया? 1/9। तो एच बी क्या हो जाएगा? 9 इंटू एच ए, मतलब प्लैनेट बी पे जो आदमी जितना कूदेगा वो 9 टाइम्स प्लैनेट ए पे जितना कूदेगा। 9 इंटू प्लैनेट ए पे कितना कूदा था? 2 मीटर, तो कितना आएगा? 18 मीटर। जो आदमी प्लैनेट ए पे 2 मीटर कूदा था वो प्लैनेट बी पे कितना कूदेगा? 18 मीटर। ठीक है, आंसर कौन सा आ गया? ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 6. A body weighs 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of the Earth? ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। हाफवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ पे उसका वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। ठीक है, तो सरफेस पे क्या है ये? 200 न्यूटन। निकालना क्या है अपने को? हाफवे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हाफवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ से फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं। तो किसी भी डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? g इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे डेप्थ कितना है? हाफवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ मीन्स हाफ ऑफ द रेडियस। तो कितना आ गया? g इंटू 1 माइनस r/2/r। ठीक है, ये तो कितना आ गया? g, ये 1 माइनस ये r कैंसिल हो गया, 1 - 1/2, तो कितना आ गया? g/2। तो यहाँ पे हाफवे डाउन टू सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया? g/2। तो वेट कितना आ जाएगा? वेट इक्वल टू m इंटू जी डी। ठीक है, जी डी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ। ठीक है, तो मास कितना, ये कितना आ गया? m, ये जी डी कितना है? g/2। तो कितना आएगा? mg/2। तो mg कितना है? 200 न्यूटन है, तो कितना आ जाएगा? 200/2 मीन्स 100 न्यूटन। तो हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ पे बॉडी का वेट कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Comes question number 7. The time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height of 6 r from Earth's surface, where r is radius of Earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 r from surface will be. ठीक है, ये 2019 का PIQ है नीट का। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? फर्स्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 6 r डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस पे है, उसका टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। अपने को निकालना क्या है? दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो 2.5 r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? केप्लर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस पे जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस पे? 6 r पे। ये अगर अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है? 6 r पे। लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? ये सेंटर ऑफ अर्थ का ये रेडियस क्या होगा? r, अर्थ का सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? 7 r। वहीं दूसरे केस में अर्थ से दूसरा सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे है? 2.5 r दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? इसका रेडियस भी r होगा, तो कितना हो जाएगा? 3.5 r। तो अपन को निकालना क्या है? दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर अपन दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? RQ अपन RQ। फर्स्ट के लिए r कितना है? 7 r, तो 7 r का क्यूब अपन दूसरे के लिए 3.5 r का क्यूब।
निकालना क्या है अपने को T2, क्योंकि T1 गिवन है 24 आवर्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, T2 क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर इंटू 3.5 आर का क्यूब अपन 7 आर का क्यूब, ठीक है। T1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं 24 का स्क्वायर है तो 24 इंटू 24 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आसानी हो कैलकुलेशन में, इंटू 3.5 आर का क्यूब, यहाँ पे आर ई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 का क्यूब रहेगा, 3.5 का क्यूब रहेगा, तो कितना रहेगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपन 7 इंटू 7 इंटू 7, 3.5 ये कितना हो गया 2, 3.5 7 से 2, 3.7 से 2, इसको कैंसिल करते हैं, 2 को 24 से कितना आ गया 12, फिर से 2 को ये आ गया 6, फिर से 2 को ये आ गया 12, ठीक है। तो T2 का स्क्वायर कितना आएगा 6 इंटू 12, T2 का स्क्वायर 6 इंटू 12, T2 कितना आ जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये 12 कितना है 6 इंटू 2, तो कितना आ गया 6√2 आवर। तो दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना आ गया 6√2 आवर, ये आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 8. For a satellite moving in an orbit around the Earth, the ratio of kinetic energy to potential energy, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, G(m(m) अपन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -G(m(m) अपन r। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपन 2। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, KE अपन PE कितना है 1/2, आंसर ए, ठीक है। आगे अपना आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 9. The kinetic energy required to project a body of mass m from r surface to infinite, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। यहाँ पे मास कितना दिया है बॉडी का m, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम r सरफेस टू इन्फिनाइट, मतलब r से निकालना है इसके वेलोसिटी, यहाँ पे v क्या है इसके वेलोसिटी, तो क्या है हाफ mv²। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m इंटू 2gr का रूट ओवर का स्क्वायर, कितना आ गया हाफ इंटू m इंटू 2 इंटू g इंटू r, 2 कैंसिल हो गया, रहेगा कितना mgr। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgr, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 10. The planet Mercury is revolving in an elliptical orbit around the sun as shown. The kinetic energy of Mercury will be greatest at, ठीक है। तो ये सन है, इस कारण मर्क्यूरी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाई ग्रेटेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। केपलर लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, mvr क्या है कांस्टेंट है, mvr क्या है कांस्टेंट है, mvr कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और r में रिलेशन क्या है, वेलोसिटी इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे, यहाँ पे बी पे, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, बी पे। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, बी पे। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो आंसर बी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 11, ये assertion region क्वेश्चन है। assertion क्या है, when distance between two bodies doubled and also mass of each body doubled, gravitational force between them remains same। ठीक है, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब r डबल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा, ये जी रहेगा, ये r डबल हो गया 2r का स्क्वायर। ईच बॉडी का मास डबल हो जाएगा, मतलब ये 2m1 इंटू 2m2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया जी, ये 4m1 m2 अपन 4r स्क्वायर आ गया। तो 4 4 कैंसिल हो गया, वही gm1 m2 अपन r स्क्वायर सेम रहा। तो दिया क्या है, when distance between two bodies doubled and also mass of each body doubled, gravitational force between them remains same। ठीक है, रीजन according to Newton's law of gravitation, force is directly proportional to product of masses। F directly proportional to product of masses, F directly proportional to m1 into m2, correct है, and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, force inversely proportional to square of distance between them से, r square से inversely proportional है। तो assertion रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का। देन लिख लेते हैं ए एंड आर, assertion रीजन बोथ आर करेक्ट। रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 12, assertion a body become weightless at center of earth। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, W इक्वल टू mg, यही है वेट का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ पे क्या फॉर्मूला है, g इंटू 1 माइनस डी अपन आर। सेंटर ऑफ अर्थ पे d कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, तो r r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना रह गया, 1 1 माइनस 1 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना है, 0। तो वेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये करेक्ट है। देन रीजन, एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। ये गलत है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, assertion space rocket are usually launched in the equatorial line from west to east, correct। रीजन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर, ये भी करेक्ट है, और रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 14, orbital radius of a satellite is increased, then find the correct relation। ठीक है, जब ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम अपन 2r। काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल रेडियस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ऑर्बिटल रेडियस अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड भी डिक्रीज करेगा जब आर इंक्रीज करेगा। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो ऑर्बिटल रेडियस जब बढ़ेगा तो ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस है।
तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 15. Match the Kepler's law of planetary motion given in column 1 and column 2. तो मैच करते हैं। केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या है? केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या है? केप्लर्स फर्स्ट लॉ। तो कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन पी। देन केप्लर्स थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस। ये क्या पे है? लॉ ऑफ पीरियड। ये देन लॉ ऑफ एरिया क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।